काफ़ी बार पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। और दूसरा सिचुएशन ये रहती है कि बच्चा पहले बोल रहा था 2 साल तक, लेकिन धीरे धीरे बोलना कम हो गया है। इसमें हमारे पेरेंटिंग में गड़बड़ रहती है। पेरेंटिंग में गड़बड़ मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आप ध्यान कम दे रहे हो, आप ध्यान किस तरह दे रहे हो, ये सबसे पहली गड़बड़ रहती है। कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बच्चे का अटेंशन कम हो गया है, बिहेवियर्स खराब हो गए और उसकी वजह से बोल नहीं रहा है। तो सबसे आम तौर पे कॉमन चीज़ें दो कारण होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के, वो टीवी, मोबाइल, यूट्यूब और पेरेंटिंग। हम डिनायल में रहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा करूँ तो मैं क्या करूँ, हम सॉल्यूशन से भाग रहे हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बार फिर बात हम करने जा रहे हैं स्पीच डिले से ही रिलेटेड। स्पीच डिले और ऑटिज्म क्यों होता है, ये बताने जा रहे हैं चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित थावन जी। काफ़ी बार पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। और दूसरा सिचुएशन ये रहती है कि बच्चा पहले बोल रहा था 2 साल तक, लेकिन धीरे धीरे बोलना कम हो गया है। अब इसके मेन कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पीच डिले और ऑटिज्म दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। इसके बीच में टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बारीकियाँ बहुत मामूली सी है, बहुत कम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस देख के आप वीडियोस देखिए और आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प होगा। तो ऑटिज्म और स्पीच डिले होता क्यों है? सबसे पहला होता रीज़न ये है कि इसमें हमारे पेरेंटिंग में गड़बड़ रहती है। पेरेंटिंग में गड़बड़ मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आप ध्यान कम दे रहे हो, आप ध्यान किस तरह दे रहे हो, ये सबसे पहली गड़बड़ रहती है। तो इसमें यह रहता है कि हम हमेशा ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे रहता है, हम डबल काम कर रहे रहते हैं। ऑब्जर्वर का रोल मतलब क्या है? मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और बच्चा मेरे सामने खेल रहा है और मैं भी अपने काम में खुश हूँ, बच्चा भी अपने काम में खुश है। दूसरा सिचुएशन ये रहता है कि बच्चे की मदर देख रही है, किचन में काम कर रही है, बच्चे को नीचे बिठा दिया, उसे खिलौने दे दिए। 3 घंटा मदर काम कर रही है, 3 घंटा बच्चा अकेला खेल रहा है। तीसरा सिचुएशन ये रहता है, दादी बच्चे को देखभाल कर रही है, दादी अपनी किताब पढ़ रही है, भगवान की पूजा पाठ कर रही है, उसने बच्चे को मोबाइल, टीवी और खिलौने दे दिए। तो तीनों सिचुएशन में पेरेंटिंग में ये गड़बड़ है कि बच्चा अकेला है, बच्चा अपनी धुन में मस्त है, उसे कोई बोलने का ये लैंग्वेज स्टिमुलस नहीं है। तो बोलने का सबसे फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। तीनों सिचुएशन में पेरेंट्स बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपना अपना काम ही कर रहे हैं। वो सिर्फ तब बोलते हैं जब बच्चा कुछ डेंजरस चीज़ कर रहा है, जैसे कि हम बोलेंगे चलो उधर मत जा, इसे वो मत उठा, तो हम सिर्फ करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। तो 3 घंटे में सिर्फ बच्चे ने 4-5 वर्ड्स ही सुने हैं, जो कि नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, डर लग जाएगी। तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पेरेंटिंग, जो सबसे मेजर गड़बड़ है। दूसरा मेजर कारण रहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकॉज हम सोचते हैं कि बच्चा खुश है, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब से सीख लेगा, तो हम उसे दे देते हैं कि तू ले, तू खुश रहे, यहाँ से तो ABCD भी सीख ले, यहाँ से तो राइम्स भी सीख ले। तो ये सबसे मुश्किल बात आती है। ये दोनों फर्स्ट 2 चीज़ को बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म या टीवी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वर्चुअल ऑटिज्म मतलब क्या होता है? ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बच्चे का अटेंशन कम हो गया है, बिहेवियर्स खराब हो गए और उसकी वजह से बोल नहीं रहा है। तो सबसे आम तौर पे कॉमन चीज़ें, दो कारण होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के, वो टीवी, मोबाइल, यूट्यूब और पेरेंटिंग। अब गड़बड़ ये होती है कि हम सोचते हैं कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, हम सोचते हैं कि बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। 3 साल तक हम वेट करते हैं, 4 साल तक वेट करते हैं, अब 5 साल तक वेट करते हैं। यहाँ पे आती है नेक्स्ट गड़बड़। अब 5 साल तक बच्चे के बिहेवियर्स पक्के हो जाते हैं। अगर 5 साल तक आप वेट कर रहे हैं, अगर वर्चुअल ऑटिज्म भी है, तो उसके बाद बच्चे की लर्निंग क्षमता, स्पीकिंग क्षमता और अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आप 5 साल पे इंटरवेंशंस या ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे बहुत कम टेक्निक्स है जो आपको हेल्प कर पाएगी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि आप जल्दी आइडेंटिफाई करें। जब भी आपको लग रहा है बच्चा बोल नहीं रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो वेट ना करें, किसी चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट से मिलिए जो आपको फर्दर गाइड कर पाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेरा बच्चा तो 2 साल तक बोल रहा था, अचानक से क्या हो गया? हम डिनायल में रहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा करूँ तो मैं क्या करूँ, हम
सॉल्यूशन से भाग रहे हैं, हम किसी स्पेशलिस्ट से मिलना नहीं चाहते हैं। अब काफ़ी बार हम फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं सब वेट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम एक माहौल में एक कम्युनिटी ओपिनियन पे, पब्लिक ओपिनियन पे बच्चे की ज़िंदगी को छोड़ रहे हैं। तो सबसे गड़बड़ वाली बात है, पब्लिक ओपिनियन, कम्युनिटी ओपिनियन या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से डिस्कस कीजिए, बट अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस कीजिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट के साथ भी डिस्कस कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटिज्म के मेन कारण रहता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या होता है? जेनेटिक मतलब हमारे जीन्स से रिलेटेड। जीन्स मतलब क्या होता है? हर एक, जैसे हम कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर एक कोड से बनता है। अगर कंप्यूटर का एक कोड में भी गड़बड़ हो जाएगी तो कंप्यूटर का प्रोग्राम ठीक से नहीं चलता है। सेम उसी तरह हमारा शरीर की बनावट जीन्स या जेनेटिक कोड से होती है। काफ़ी बार चीज़ें हमारे जेनेटिक कोड में गड़बड़ रहेगी या एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस, डिलीशंस, डुप्लीकेशंस या और बहुत इस तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं। इस तरह के चेंजेस हमारे जेनेटिक कोड में हो गए तो बच्चे के स्वभाव में गड़बड़ या चेंजेस आ सकते हैं। ये स्वभाव के चेंजेस मैनिफेस्ट करते हैं हाइपर एक्टिविटी, अग्रेशन, जिद्दी, स्पीच डिला, रिपीटेटिव बिहेवियर्स या इस तरह के बिहेवियर्स के जरिए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा कि हमारे परिवार में तो और किसी को है ही नहीं, हमारे दूर दूर के किसी में नहीं, हमारे किसी रिश्तेदारों में नहीं है। तो जेनेटिक कोड में चेंजेस, जिसको बोलते हैं म्यूटेशंस या डिलीशंस, ये ऑटोमेटिकली एवरी जनरेशन में किसी को भी आ सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि पिछला बच्चा बिल्कुल ठीक है, इस बच्चे में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है। काफ़ी बार अब नेक्स्ट थिंग ये आएगी कि हमने जेनेटिक टेस्ट भी कर लिए, फिर भी कुछ टेस्ट में आया नहीं। टेस्ट में नहीं आया मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। टेस्ट में नहीं आया कुछ डायग्नोसिस, इसका मतलब है हम कारण पिकअप नहीं कर पाए हैं। टेस्ट हमारे इतने एडवांस नहीं है कि हम कारण पिकअप कर सकें। तो जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी बार स्पीच डिले और ऑटिज्म वाले बच्चों में ज़रूरी रहती है। मुझे लगता है ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप डिस्कस करोगे तो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो हम बहुत सारे टेस्ट रहते हैं स्पीच डिले वाले और ऑटिज्म वाले बच्चों में। 99% टेस्ट नॉर्मल रहने वाला है। तो 9 टेस्ट नॉर्मल है मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स आपके बच्चे के बिहेवियर में आपको दिख ही रही है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो 2 चीज़ें रहती है स्पीच डिले और ऑटिज्म के बच्चों में। पहला रहता है, एक एस्पेक्ट रहता है डायग्नोसिस, किस वजह से हो रहा है, और दूसरा रहता है ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस रहता है सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट, बच्चे के बिहेवियर्स और उसको आइडेंटिफिकेशन। अगर बिहेवियर्स में गड़बड़ है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है। टेक्निकली आप उसे स्पीच डिले बोले, ऑटिज्म बोले, हाइपर एक्टिविटी बोले, ADHD बोले या कुछ भी बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो है, आपको वो दिख ही रही है। दूसरा कारण शायद पता नहीं कर पाए बिकॉज टेस्ट काफ़ी सारे रहते हैं, और कारण पता करने से ट्रीटमेंट पार्ट ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कुछ बीमारियां रहती है जो हम उसमें पिकअप हो जाएगी, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, बट 90% केसेस में, सिचुएशंस में हमें कारण नहीं पता करने वाला। और तीसरा एस्पेक्ट रहता है ट्रेनिंग मतलब होता है बिहेवियर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पीच ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इस तरह के डिफरेंट तरह की थेरेपीज रहती है। अब ये डिफरेंट तरह की थेरेपीज कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पे खुद भी कर सकते हो, आप अपने चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो, जो आपको एक इंडिविजुअलाइज प्लान बना के देगा कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है और किस तरह करनी है। इसको बोलते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। तो ये 3 एस्पेक्ट्स अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप अपने बच्चे के विकास के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे।